विनोद क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे डचों के आगमन के बारे में। पिछले दो क्लासेज में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है यूरोप से पुर्तगाल और स्पेन खोजी यात्राएं प्रारंभ करते हैं और इसमें कामयाबी मिलती है पुर्तगाल को, जिसका एक यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा। उसने एक असंभव से लक्ष्य का पीछा करते हुए समुद्री रास्तों के माध्यम से भारत की खोज किया और पुर्तगालियों के लिए व्यापार का समुद्र के रास्ते से भारत तक का सफर को पूरा करने में वह सफल रहा। तो पूरा इतिहास हम लोगों ने देखा था कि कैसे वास्को डी गामा के द्वारा भारत आया गया और उसके बाद व्यापारिक संबंध को स्थापित किया गया। फिर हम लोगों ने देखा था पुर्तगाली कंपनी एस्टाडो द इंडिया के जो गवर्नर थे, वायसराय थे, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव जो है और भी मजबूत हुई। व्यापारिक संबंध के साथ साथ इधर भारत में स्थल भाग पर भी उनका प्रभुत्व स्थापित होता गया। तो सबसे पहली बार पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाल के लोग आए और व्यापारिक संबंध को स्थापित किया। उसके बाद अगर यूरोपीय देशों के आगमन का अगर क्रम हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 1498 में पुर्तगाल के लोग आए। उसके बाद दूसरे नंबर पर डचों का स्थान आता है। डच ये 1595 में भारत की यात्रा किए। उसके बाद 1600 में ब्रिटेन के लोग भारत आते हैं। ब्रिटिश कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना 1600 में हुई और 1600 में ही ये व्यापार के लिए भारत आए। और उसके बाद जो नंबर आता है 1664 में फ्रांस का। इसी वर्ष फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी होती है और वे व्यापार के लिए भारत आते हैं। तो ये यूरोपीय देशों के आगमन का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटेन आए और उसके बाद फ्रांस आए। इससे पहले फ्रांस के पहले आप लोग लिख सकते हैं कि डेनिश लोग आए थे 1616 में और सबसे लास्ट में आए थे 1731 में स्वीडिश कंपनी आई थी। तो ये क्रम है, इसको आपको याद भी रखना है। तो इसी क्रम के अनुसार हम लोगों ने पुर्तगाली कंपनी का आगमन तो हमने पढ़ लिया है पीछे के क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे डचों के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डच कौन थे, डच किनको बोला जाता है। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं डचों का आगमन या डच कंपनी तो लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि आखिर ये डच कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। इसी को हम लोग नक्शे के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे यूरोप का ये नक्शा है, आप एटलस में देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का नक्शा है यूरोप का। और ये इस देश के बारे में आप लोग जानते ही हैं, अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये आपका ब्रिटेन है, यहीं पर आपका फ्रांस है। और इसके बाद इधर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो देश आपको दिखाई देंगे सटे हुए, बिल्कुल सटे हुए। ये है बेल्जियम और इस देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड के निवासी ही डच कहे जाते हैं। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं को डच कहा जाता है। तो आज इसी डच कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे भारत में ये लोग आते हैं, अपनी अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, व्यापार करते हैं और कैसे इनका खात्मा होता है, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक का जो घटनाक्रम हमने जाना है कि इधर भारत में पुर्तगालियों का व्यापार पर वर्चस्व रहता है। लगभग 97-98 साल तक, मतलब 1498 से लेकर के 1595 तक इनका एक छत्र
राज्य रहता है व्यापार पर। भारत में कोई दूसरी कंपनी किसी भी यूरोपीय देश का नहीं आई थी। लेकिन 1595 में क्या होता है, थोड़ा सा पीछे के घटनाक्रम के बारे में हम लोग जान लें। ये पुर्तगाल और नीदरलैंड, ये दोनों देश जो है पहले जो है स्पेन के अधिग्रहण में थे। स्पेन जो देश है इसने पुर्तगाल को भी और नीदरलैंड को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। लेकिन बाद में जो है 1581 में स्पेन के कब्जे से नीदरलैंड आजाद हो जाता है। कब? 1581 में नीदरलैंड आजाद हो जाता है। किसके कब्जे से? तो स्पेन के कब्जे से। स्पेन के कब्जे से यह निकल जाता है और निकलने के बाद यहाँ के लोगों ने सोचा, क्योंकि स्पेन वालों ने इनका आर्थिक शोषण भी किया था। किसका? नीदरलैंड का। तो यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो आजादी के बाद यहाँ के कुछ व्यापारियों ने सोचा कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, और यहाँ की सरकार ने भी सोचा। तो चूंकि देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों देश जो है, बेल्जियम हो या नीदरलैंड हो, ये भी बिल्कुल समुद्र के किनारे के देश है। तो जो भी इनका आर्थिक क्रियाकलाप होगा वह समुद्र में अधिक होगा। तो वहां की सरकार और वहां के व्यापारियों ने यह फैसला किया कि सबसे पहले हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है, और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हमें व्यापार करना होगा। और इधर सबको पता चल चुका था कि भारत से व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों का स्थापित हो चुका है। तो वहां की सरकार और व्यापारियों ने यह फैसला लिया कि क्यों न हम भारत के सामानों को अपने यहाँ लाएं और उसको यूरोप के अन्य देशों में बिक्री करें। यही सोच करके इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे कि डायरेक्ट आकर के भारत से व्यापार स्थापित कर सके। तो इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ देखो पुर्तगाल की राजधानी है, आप लोग को पता होगा, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ये याद रखेंगे आप लोग, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। तो यहाँ के व्यापारियों ने क्या किया कि लिस्बन में आए और यहाँ के व्यापारियों से, क्योंकि पुर्तगाली लोग भारत से मसाले, सूती वस्त्र, रेशमी कपड़े, मलमल के कपड़े, सोडा, नील सब कुछ ले जाकर के पूरे यूरोप में सप्लाई किया करते थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लिस्बन चले और वहां से भारत का जो सामान आया हुआ है उसको पुर्तगाल के व्यापारियों से खरीद करके और अपने देश लाएं, और अपने देश से पूरे यूरोप में सप्लाई करके उससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। और एक चीज याद रखेंगे, ये नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और यहीं पर एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है जो कि नीदरलैंड में है। इस बंदरगाह का नाम है, देखिए यहां लिख देते हैं, रोटरडम। ये आज भी बंदरगाह है नीदरलैंड में, और यूरोप का सबसे जो व्यस्ततम बंदरगाह है उनमें एक है। आज भी यह सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह बना हुआ है रोटरडम। और रोटरडम की विशेषता क्या थी कि ये राइन नदी के किनारे स्थित है। राइन नदी, एक नदी प्रवाहित होती है जर्मनी की तरफ से, इसका नाम है राइन नदी, और इसका अपवाह तंत्र भी यूरोप के कई देशों में फैला हुआ है। और राइन नदी की विशेषता यह है कि इस नदी में आप बड़े छोटे नाव चला सकते हैं, मध्यम कोटि के जहाज भी आप ले जा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहाज और नाव के माध्यम से आप सामान लाद करके यूरोप के कई देशों तक आप पहुंचा सकते हैं। और ये नीदरलैंड के लोगों के लिए सोने पर सुहागा था, क्योंकि लिस्बन से ये सामान लेकर के जाते थे। देखिए यहाँ लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी, यहाँ से ये जहाज से सामान लेकर के चले। तो ये है बिस्के की खाड़ी, इसको बोला जाता है बिस्के की खाड़ी। ये सब अटलांटिक महासागर ही है, ये है बिस्के की खाड़ी बोलते हैं इसको, बिस्के की खाड़ी।
जहाज जब यहाँ से चलेगा तो बिस्के की घाटी होते हुए, और ये ब्रिटेन है और इधर फ्रांस है, इन दोनों के बीच में एक जलीय रास्ता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका नाम है इंग्लिश चैनल। नाम आप लोग सुने होंगे, इंग्लिश चैनल इसको बोला जाता है। तो बिस्के की खाड़ी से जहाज चलेगा या लिस्बन से, तो बिस्के की खाड़ी होते हुए इंग्लिश चैनल को पार करते हुए, और इधर का जो सागर है इसको बोला जाता है उत्तरी सागर। उत्तरी सागर में ये दोनों देश स्थित है, बेल्जियम और नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का जो बंदरगाह है रोटरडम, यहाँ पर सामान वे लाते, और चूंकि रोटरडम राइन नदी के किनारे, राइन नदी के तट पर बसा हुआ नगर बंदरगाह है, नगरीय बंदरगाह, तो राइन नदी के सहारे यहाँ के व्यापारी पूरे यूरोप में सामान को भेजने लगे और बेचने लगे। समझ में आ रहा है ना? इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इनका व्यापार जो है बढ़ने लगा और इनके पास ढेर सारा पूंजी जमा होने लगा। और ये तब तक जो है लिस्बन से भारत का सामान ले जा करके यूरोप में सप्लाई करते रहे जब तक इनके पास ढेर सारा पूंजी इकट्ठा नहीं हो गया। और जब ढेर सारा पूंजी इकट्ठा हो गया तब इनका दिमाग जो है इस बात पर आया कि अब भारत से हमें डायरेक्ट व्यापारिक संबंध स्थापित करना है। और चूंकि इनको पता था कि भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करना बड़ा ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि इधर हिंद महासागर पर पूरी तरह से किसका नियंत्रण है, तो पुर्तगालियों का, और भारत के स्थलीय भाग में भी सब कुछ जो है व्यापारिक क्षेत्र पर नियंत्रण पुर्तगालियों का था। और पुर्तगाली यहाँ पर अपनी नौसेना लेकर के बैठे हुए हैं, वे किसी दूसरे देश को भारत से व्यापार करने नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग इस बात को जानते थे कि अगर भारत से हम व्यापार करने जाएंगे तो वहां पुर्तगालियों से हमारी टक्कर होना निश्चित है। तो इसलिए हमें इस पूंजी का इस्तेमाल कहाँ करना है, तो हमें अपनी नौसेना को मजबूत बनाना होगा, ताकि जब हम भारत की तरफ बढ़े और पुर्तगालियों के साथ हमारा संघर्ष शुरू हो तो हम आसानी से उनको परास्त कर सके। और इसी सोच से उन्होंने क्या किया कि अपने देश में बड़े बड़े जलयान, बड़े बड़े जहाज बनाने लगे ये लोग, और अपनी नौसेना की शक्ति जो है उसको बढ़ाना चालू कर दिया। तोपें, बंदूकें और जितने हथियार उस समय यूरोप में बन रहे थे सबको इकट्ठा करने में उन्होंने ढेर सारा पूंजी लगाया। और तब तक जो है वे भारत नहीं आए जब तक उनकी नौसेना मजबूत नहीं हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 1595 में इन्होंने व्यापारियों के एक समूह को भारत की तरफ भेजा, और इस व्यापारिक समूह का जो हेड था उसका नाम था कार्निलियस देहस्तमान। जैसे पुर्तगालियों की तरफ से वास्को डी गामा पहला यात्री था भारत आने वाला, उसी तरह नीदरलैंड का यानी डचों का प्रथम व्यापारी जो था ये कार्निलियस देहस्तमान था, जो कुछ व्यापारियों का समूह लेकर के इधर पूर्वी एशिया की तरफ बढ़ता है, भारत की तरफ। और ये पहले भारत नहीं आता है, ये भारत नहीं आता है, ये कहाँ जाता है, तो ये आपको इंडोनेशिया की तरफ जाता है। 1595 में व्यक्तिगत रूप से नीदरलैंड से कार्निलियस देहस्तमान कुछ व्यापारियों का समूह लेकर के आता है। वह भारत नहीं आता है, वह चला जाता है इंडोनेशिया की तरफ, और वहां से सामान खरीदता है, और सामान खरीद करके जब वापस लौटने लगता है तब जा करके वह भारत के दक्षिणी छोर पर जो आपका तमिलनाडु है, कोरोमंडल तट की तरफ, वहां पर वह उतरता है और वहां के कुछ व्यापारियों से वह मुलाकात करता है। असल में देहस्तमान जो था, देखिए इसको आउटमैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, आउटमैन। ये भारत डायरेक्ट नहीं आया था,
लौटने के क्रम में वह जायजा लेना चाहता था कि भारत से व्यापार अगर किया जाएगा तो पहले वहां की परिस्थितियों को देखा जाए। उसका अध्ययन करने के लिए वह उतरा था और कुछ व्यापारियों से मिला और कुछ शासकों से भी भेंट किया और वापस जो है वह अपने देश नीदरलैंड चला जाता है। बंद करो, इसको मिटा लेते। अभी तक हम लोगों ने देखा कि नीदरलैंड का एक व्यापारी जो है जिसका नाम था कार्नेलियस de Husman, वह कुछ व्यापारियों का दल लेकर के इधर पूर्वी एशिया की तरफ आता है और भारत नहीं आता है बल्कि यहाँ इंडोनेशिया, देखिए ये मलाया प्रायद्वीप है, ये इंडोनेशिया के द्वीप है जिसमें ये जकार्ता है, ये जावा है, ये बाली है, ये प्रमुख इंडोनेशिया के द्वीप है। तो यहाँ आता है और आकर के यहाँ से मसाले खरीदता है। देखिए भारत से अधिक मसाले जो है इंडोनेशिया के और मलाया द्वीपों पर जो है पाए जाते हैं। वहां से ढेर सारा मसाला वह खरीदता है और जब वह अपने देश लौट रहा था तो यहाँ भारत के तटीय क्षेत्र में वह उतरता है। देखिए ये कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु का जो समुद्री किनारा है उसे कोरोमंडल कहा जाता है और इधर केरल की तरफ का जो समुद्री तटीय एरिया है इसको क्या बोलते हैं, मलाबार तट। तो यहाँ पर उतरा और यहाँ के व्यापारियों से वह भेंट करता है। असल में उसका मकसद ये था कि भारत से व्यापार स्थापित करने के पहले यहाँ की परिस्थितियों के बारे में जानना। तो वह यहाँ व्यापारियों से मिल करके और वापस अपना जहाज लेकर के अपने देश चला जाता है। अब आगे का घटनाक्रम हम लोग देखते हैं। इस तरह से डचों का एक व्यक्ति जो है भारत तो नहीं आता है लेकिन भारत के बारे में वह थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लेता है। इसके बाद क्या होता है कि नीदरलैंड की सरकार ने एक कंपनी की स्थापना करने का प्रस्ताव व्यापारियों को दिया और 1602 में एक कंपनी स्थापित होती है नीदरलैंड में जिसका नाम था वेरिगंदे ओस्ट इंडिस, ये कंपनी का नाम था। 1602 में स्थापित होती है और इस कंपनी की विशेषता क्या थी, तो इस कंपनी में भले ही वहां की सरकार का सहयोग था मगर इसमें ढेर सारे व्यापारियों का पैसा लगा हुआ था। न सिर्फ व्यापारियों का बल्कि नीदरलैंड की जो आम जनता थी, आम लोग थे, उन लोगों ने भी अपना पैसा लगाया था। तो ये शेयर धारकों की कंपनी थी, इसमें ढेर सारे हिस्सेदार थे। इस कंपनी में शेयर धारकों की कंपनी, इस कंपनी की स्थापना जब हो रही थी तो इसमें कितना पूंजी लगा था आप लोगों को पता होना चाहिए, 65 लाख गिल्डर जो है, जैसे अपने यहाँ मुद्रा का नाम है रुपया है, उसी तरह नीदरलैंड में मुद्रा को गिल्डर बोला जाता है। तो 65 लाख गिल्डर में यह कंपनी की स्थापना होती है और इस कंपनी के बारे में जान लीजिए कि लगभग 200 वर्ष तक इसने भारत और इंडोनेशिया के क्षेत्र में व्यापार किया और 200 वर्षों तक इसने जितनी व्यापारिक कंपनियां भारत में आई व्यापार करने के लिए, जैसे पुर्तगाली कंपनी हो, ब्रिटिश कंपनी हो, फ्रेंच कंपनी हो, सबसे अधिक अपने हिस्सेदारों को मुनाफा देने वाली कंपनी यही थी। कौन? वेरिगंदे ओस्ट इंडीज। और ये कितना मुनाफा देती थी, तो प्रत्येक वर्ष इसके जो शेयर धारक थे जिन्होंने पैसा लगाया था इस कंपनी में, उसको 200 वर्षों तक लगातार 18% वार्षिक की दर से लाभ देती थी अपने शेयर धारकों को, जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया था। और जब कंपनी की हालत खराब होने लगी, कंपनी की स्थिति बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी जो है उसकी व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी, घाटे में कंपनी जाने लगी, तो उस समय भी इसने अपने हिस्सेदारों को 18% लाभ देना बंद नहीं किया। कंपनी जो है डूब भी रही थी, फिर भी इसके हिस्सेदार 18% लाभ लिया करते थे। और कहा जाता है कि कंपनी के डूबने में सबसे बड़ा
कारण ये भी था कि कंपनी को फायदा कम हो रहा था और शेयर धारकों को मुनाफा जितना मिलता था 18% उतना ही कंपनी देती थी। तो ये जब कंपनी स्थापित हो जाती है मेरी गंदे वेस्ट इंडीज, तो वहां की सरकार से, नीदरलैंड की जो सरकार थी, उससे इसको कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अधिकार क्या था, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। क्या प्रश्न था, क्या अधिकार दिया था कंपनी को? तो पहला अधिकार व्यापार का। व्यापार करने के लिए तो कंपनी को भेजा ही जा रहा था, तो सरकार ने कहा ठीक है आप व्यापार कीजिए, और व्यापार करने के लिए 21 वर्षों का एक अधिकार दिया गया। 21 वर्ष का एक अधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि 21 वर्ष तक वेरी गंदे वेस्ट इंडीज को छोड़ करके नीदरलैंड की कोई दूसरी कंपनी व्यापार करने के लिए भारत की तरफ नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी। उसकी जब स्थापना हुई थी उस समय भी वहां की महारानी ने उसे 15 वर्ष का एक अधिकार दिया था। एक अधिकार का मतलब यही हुआ कि आप जहां व्यापार करने जा रहे हैं तो उतने वर्ष तक कोई दूसरा कंपनी नहीं जाएगा व्यापार करने, केवल आप ही कर सकते हैं। तो ये इसको एक अधिकार मिल गया। दूसरा, कंपनी को नीदरलैंड की सरकार ने कहा कि आप भारत व्यापार करने के लिए जाएंगे तो पुर्तगालियों के विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आपको वहां उनसे युद्ध भी करना पड़े। तो युद्ध करने के लिए आपको हमसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि लगे कि युद्ध करना जरूरी है तो आप युद्ध कर सकते हैं। तो युद्ध करने का भी अधिकार इस कंपनी को युद्ध करने का अधिकार दे दिया। और तीसरा अधिकार भी बोला कि यदि किसी भारत में जा रहे हैं तो भारत में किसी शासक से आपको संधि करनी हो तो आप संधि खुद ही कर लीजिएगा। उसके लिए नीदरलैंड की सरकार को आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो संधि करने का भी अधिकार इस कंपनी को दे दिया गया। संधि करने का अधिकार। तो ये 3 तरह के अधिकार नीदरलैंड की सरकार ने मेरी गंदे वेस्ट इंडीज को प्रदान किया, और इस तरह से कंपनी जो है भारत की तरफ चल देती है। लेकिन यह कंपनी भी भारत नहीं आती है, इसको मिटा देते हैं। ये कंपनी 1602 में बनी, और 1602 में ये अपने देश से कंपनी चलती है पूर्वी एशिया की तरफ, तो भारत नहीं आती है। कहा जाती है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया के द्वीप हैं, जकार्ता है, बाली है, जावा है, ये मलेशिया द्वीप है, मलाया प्रायद्वीप। तो यहाँ पर आती है जकार्ता के क्षेत्र में, और यहाँ पर इनकी टक्कर हो जाती है पुर्तगालियों के साथ। क्योंकि पुर्तगालियों का कब्जा इधर पूरा हिंद महासागर से लेकर के और पूरा ये आपका मलक्का जल संधि है, इंडोनेशिया के क्षेत्र पर भी इनका कब्जा था। तो यहाँ जब ये कंपनी आती है वेरी गंदे वेस्ट इंडीज, पुर्तगालियों के साथ इनकी टक्कर हो जाती है, और इस टक्कर में यहाँ जकार्ता में एक क्षेत्र है जिसका नाम है वांटम। इस क्षेत्र को डचों ने पुर्तगालियों से जीत लिया। एक छोटा सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लड़ाई होती है पुर्तगालियों के साथ, और पुर्तगालियों को ये लोग परास्त कर देते हैं और इस क्षेत्र को जीत लेते हैं। कहाँ पे? तो 1602 में जकार्ता द्वीप के वांटम क्षेत्र को पुर्तगालियों से जीत जाते हैं, जीत लेते हैं। एक छोटा क्षेत्र ही सही, लेकिन डच पहली बार जब कंपनी लेकर के आए तो इन्होंने पुर्तगालियों को, जो पहले से काबिज थे उस क्षेत्र पर और वे काफी मजबूत थे, फिर भी इन लोगों ने पुर्तगालियों को हराया और वांटम क्षेत्र पर इनका कब्जा हो गया। अब आइए आगे के घटनाक्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
1605 में यही जकार्ता के क्षेत्र में ही एक जगह है जिसका नाम है अम्बायना। 1605 में अम्बायना, या इसको अम्बायान भी बोला जाता है, इसको पुर्तगालियों से जीतते हैं। अम्बायान अम्बायना पर अधिकार कर लेते हैं। इसके अलावा 1605 में यहाँ के कई क्षेत्रों पर ये लोग अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से इनकी शुरुआत जो है बहुत ही शानदार रही। कंपनी जब आई तो 1602 में क्वांटम जीता, 1605 में अम्बायना को जीता। अम्बायना के साथ साथ कुछ और क्षेत्रों को इन लोगों ने विजिट किया और इस तरह से कंपनी का कारोबार जो है स्टार्ट हो जाता है इंडोनेशिया के साथ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कब आए, कहां पर उन्होंने प्रथम कोठी स्थापित किया और कैसे इन लोगों ने भारत के ये कोरोमंडल तट पर हर जगह इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की और अच्छा कारोबार इनका चलने लगा। और इनके आने से सबसे ज्यादा नुकसान जो है पुर्तगालियों को होने लगा, इधर इंडोनेशिया में भी और भारत के क्षेत्र में भी। तो ये सब हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।